बेटा आप सभी को याद होगा कि हमने अपनी पिछली क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा हुआ था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। आपको ये भी सभी को याद होगा कि अनुगमन वेग को ही हम लोग अपवाह वेग भी कहते हैं, इसी को हम लोग घसीट वेग भी कहते हैं। तो कभी भी अगर इन नाम कहीं पर भी आ जाते हैं लिखे हुए, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज टॉकिंग अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अच्छा आज हम लोग इससे आगे चलते हैं। तो एक छोटा सा आर्टिकल है हमारे पास जिसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिराइव करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है ये कौन कौन सी क्वांटिटीज पर, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिराइव करना चाहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिराइव करने से पहले हम एक छोटा सा और आर्टिकल करेंगे जिसका नाम है श्रांति काल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम? तो चलिए देखते हैं फिर हम लोग। यहां पर मैंने ऑलरेडी एक फिगर को बना के रखा हुआ है बेटा आपके लिए, और इस फिगर में मैं आपको जो भी चीजें दिख रही हैं उनके बारे में कुछ बातें बता देता हूं। जैसे ये एक जो आपको सिलेंड्रिकल पोर्शन फिगर का दिख रहा है, ये एक कंडक्टर है हमारे पास। मेटेलिक कंडक्टर, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के दोनों सिरों को, कंडक्टर वैसे तो तांबे का तार, एल्युमिनियम का कोई भी आप ले सकते हैं, बहुत पतला सा होता है, बट उसके क्योंकि अंदर मुझे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में आपको समझाना है, उसको आपको दिखाना है, इसलिए मैंने इतना मोटा सा बना के रखा हुआ है। अब इस कंडक्टर के दोनों एंड्स को, एक कंडक्टर का एंड ये है, दूसरा एंड इधर है, दोनों एंड्स को हम ऐसे चालक तार के द्वारा, कंडक्टिंग वायर्स के द्वारा हम एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज का एक सोर्स है। और हमने ये भी मान लिया कि ये जो बैटरी यहां पर लगी हुई है, बैटरी वोल्टेज सोर्स का काम करती है। सेल बैटरी कुछ भी आप लगा सकते हैं। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल V के बराबर है। ओके, अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कंडक्टर के इस एंड से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल कंडक्टर के इस एंड से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कंडक्टर का ये वाला सिरा पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाएगा और कंडक्टर का ये वाला सिरा नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, अच्छा फिर से पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े होने की वजह से कंडक्टर का ये सिरा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के जुड़े होने की वजह से कंडक्टर का ये सिरा नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। अब आप सभी लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वजह से इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहां नेगेटिव पोटेंशियल है, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, अच्छा अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाएंगे, पिछली क्लास में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बड़े अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और आपको पता है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे, कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल डेवलप हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सब पर एक एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। कितना फोर्स होता है वो हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू माइनस E इंटू E। माइनस साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की तरफ है तो हर फ्री इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स,
वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पर लगेगा, इधर की तरफ। एक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको लास्ट टाइम इसका नंबर भी बताया गया है, अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ये आपको बताया गया है। तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन को देखना चाहता हूं। तो मैंने मान लिया ये है वो फ्री इलेक्ट्रॉन, मैं सिर्फ आपको कंडक्टर के भीतर एक फ्री इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी को दिखाना चाहता हूं। एक बात मैं और बता दूं आपको कि कंडक्टर के अंदर रूम टेम्परेचर पर आपने लास्ट टाइम देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाउंड इलेक्ट्रॉन, वो अपनी ड्यूटी से मुक्त होकर मटेरियल के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वहां पर वो स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने लगते हैं, वो ड्यूटी से मुक्ति पा जाते हैं, घूमने की ड्यूटी से मुक्ति पा जाते हैं, और उन्हीं को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अच्छा, तो एक चीज और कि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक एटम के साथ जुड़ा हुआ था उसके नाभिक के आकर्षण बल से। जब रूम टेम्परेचर में टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर अपनी ड्यूटी से मुक्ति पा गया। तो ये जो पूरा एक एटम था, इससे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल जाएगा तो ये पूरा जो ये बचेगा, ये क्या बचेगा? ये एटम का पॉजिटिव पार्ट बचेगा। बड़ा सिंपल है, हमारे पास एक एटम है जिसमें ये न्यूक्लियस है यहां पर, और उसके आउटर मोस्ट सेल में ऐसा 4 इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। अब अगर किसी कारण से इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर चला जाए, ऐसा यहां से निकलकर चला जाए, लेकिन रहता तो मटेरियल के भीतर ही है ना ये, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, लेकिन क्योंकि इस जगह एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और आप सब जानते हैं कि ये पूरे एटम में अब एक इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो गई है तो इसका जो चार्ज है, नेट चार्ज, अभी तक इसका नेट चार्ज कैसा था बेटा? इसका नेट चार्ज था 0। क्या अब इसका भी नेट चार्ज 0 है? आंसर है अब इसका नेट चार्ज 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसका चार्ज हो जाता है पॉजिटिव। तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बन जाएगा। ओके, तो मटेरियल के अंदर जिन जिन एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स अलग हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स टूटे होंगे, वो सारे एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। क्लियर? तो ये जो हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इसके अंदर जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग हो गए हैं वो वाले पॉजिटिव पार्टिकल भी, पॉजिटिव एटम्स भी यहां पर हैं। तो इसके पास बहुत सारे तरीके के पार्टिकल हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसके पास कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर वो वाले एटम भी है जिनसे एक इलेक्ट्रॉन निकल के अलग चला गया है, और उसके पास कौन सा चार्ज आ गया है? उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ये वाले पार्टिकल भी उसके अंदर हैं। अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो हर इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पे एक फोर्स लगेगा। जब अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, बहुत सारे उस तरीके के पॉजिटिव पार्टिकल भी हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन अलग हो चुका है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इस पे चलता है, तो क्या होता जाता है कि वो उसके अंदर उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों से और वहां जो ये धनावेशित पार्टिकल बचे हैं इनसे लगातार उसकी टक्कर होती रहती है। अंडरस्टैंड? कि जब हम ऐसा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाता है, लगाता वो बाउंड इलेक्ट्रॉन पर भी है, लेकिन बाउंड इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाउंड है वो चल नहीं सकता, तो वो चलता नहीं है, चलते फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो कंडक्टर के भीतर उपस्थित, चालक के भीतर उपस्थित
जो धनावेशित पार्टिकल है इस तरह के या जो अन्य इलेक्ट्रॉन वहां पर हैं उनसे लगातार वो कोलाइड करते हैं, लगातार उनकी टक्कर होते चली जाती है। अब जब उनकी टक्कर होती है तो उससे उनका वेलोसिटी, हर कोलिजन में फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो हर कोलिजन में चेंज हो जाता है। आप समझ सकते हैं, बहुत सारी भीड़ हो और उस भीड़ में अगर किसी व्यक्ति की आंख में पट्टी बांध दी जाए और उसको चला दिया जाए तो वो किस तरीके से मूव करेगा आप समझ सकते हैं। पहले वो ऐसा सीधा चला जाएगा जब तक कि उसकी किसी से टक्कर नहीं होती है। जैसे ही टक्कर होती है, टक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा स्लो पड़ जाएगा वो इंसान, और इसके बाद उसकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी। अगर वो जाते जाते टक्कर लगी और ऐसे घूम गया फिर वो ऐसे सीधा चला जाएगा, चलना उसको सीधा ही है। ये हमने उसके लिए एक शर्त रख दी। तो उस सिचुएशन पे वो किस तरीके से बिहेवियर करेगा आप सोच सकते हैं। और मैंने यहां पर एक फिगर भी बना के आपको दिखाया हुआ है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इससे पहले इसने किसी से टक्कर किया होगा, आई डोंट नो, लेकिन जब मैंने देखा तो वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा था। अब अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, चलना उसको इधर ही है। बहुत याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कभी भी वापस नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ड्रिफ्ट होता चला जा रहा है वो लगातार, आगे चलते चलते गया, यहां पर उसको एक दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया या यहां पर उसको एक दूसरा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इस तरीके का मिल गया। जैसे ही उसकी टक्कर इससे हुई वो उसका स्पीड भी बदल गई, उसकी डायरेक्शन भी बदल गई। डायरेक्शन बदल गई तो वो ऐसे चल पड़ा। जब ऐसे चल पड़ा तो कुछ ही दूर चला था, उससे अन्य एक इलेक्ट्रॉन या फिर उस तरीके का पॉजिटिव पार्टिकल मिला, उसकी फिर उससे टक्कर हो गई। जैसे ही बेटा इससे टक्कर हुई फिर से एक बार इसके स्पीड भी बदलेगी, इसके मूवमेंट की डायरेक्शन भी बदलेगी, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी हो गई। अब फिर वो सीधा चलता रहा। कब तक वो स्ट्रेट लाइन पे चलता रहेगा? जब तक कि उसकी किसी अन्य पार्टिकल से टक्कर नहीं हो जाती है। यहां वो जा रहा था, एक पार्टिकल उसको यहां मिल गया, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन हो या ये पॉजिटिव पार्टिकल, और जैसे ही इससे टक्कर होगी फिर से उसकी स्पीड और डायरेक्शन बदल जाएगी। अब ये उसकी डायरेक्शन हो गई, तो अब वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे निकल गया। अब कब तक सीधा चलता रहेगा? तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, तब तक सीधा चलता रहेगा जब तक कि उसी की किसी अन्य पार्टिकल से टक्कर, कोलिजन नहीं हो जाता। फिर यहां टक्कर होगी, टक्कर के बाद उसकी फिर से स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज होकर वो यहां पर आ गया, फिर ऐसे आ गया। इस तरीके से लगातार वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते चला जाता है। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि लगातार ड्रिफ्ट होते जा रहा है तो यहां पर कंडक्टर में करंट बनती है। हमने लास्ट टाइम इसको स्टडी किया हुआ था। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि हर बार कोई भी दो क्रमागत टक्कर आप लीजिए, एक बार उसकी टक्कर यहां पर हुई, एक बार उसकी टक्कर यहां पर हुई। दो क्रमागत टक्करों के बीच कुछ ना कुछ समय लगा होगा। जब यहां कोलिजन हुआ उसके बाद इस कोलिजन तक जब वो चल रहा था तो यहां से यहां तक जाने में उसको कुछ वक्त लगा होगा, ठीक है। तो यहां से यहां जाने में कुछ टाइम लगा होगा, फिर यहां से यहां जाने में कुछ टाइम लगा होगा, फिर यहां से यहां जाने में कुछ टाइम लगा होगा, फिर यहां से यहां जाने में कुछ टाइम लगा होगा। इस तरह से कोई भी दो सक्सेसिव कोलिजन आप अगर लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स अगर आप लेते हैं, क्रमागत टक्करें लेते हैं, तो उनके बीच जो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है उसको कुछ ना कुछ टाइम लगता है। हमने इस टाइम का नाम रखा रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन इस टाइम के साथ बेटा एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा सोचिए और ध्यान से देखिए। एक टक्कर यहां, उसके बाद अगली टक्कर यहां, यहां से यहां तक आने में हमने मान लिया उसको टाइम लग गया T1, ठीक है। मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। इस तरीके के अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स इसके भीतर होंगे, उन सबके साथ यही हो रहा होगा। मैं एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के आपको यह समझाता हूं। फिर जब यहां से चला तो यहां तक जाने में उसको कुछ टाइम लगा होगा। मैंने मान लिया यहां पर उसको टाइम लगा
T2। आप समझ सकते हैं कि ये वाला टाइम और इस वाले टाइम में डिफरेंस रहेगा, ये दोनों टाइम आपस में डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होंगे? क्योंकि हो सकता है कभी उसकी टक्कर जब ज्यादा दूर चल जाए तब तक कोई दूसरा पार्टिकल कोलिजन के लिए मिले ही ना उसको, तो ऐसा भी हो सकता है कि काफी दूर चला जाए उसके बाद टक्कर हो। ऐसा भी हो सकता है कि जब टक्कर हुई उसके बाद जैसे ही वो स्ट्रेट लाइन पे चला बड़ी जल्दी कोई पार्टिकल उसको मिल गया तो जल्दी टक्कर हो गई उसकी। ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो कभी उसको टाइम लगेगा T1, कभी T2। यहां पर मैंने मान लिया टाइम लगा T3, यहां पर T4, और ऐसे करते करते बहुत दूर तक वो जाएगा तो उसको अलग अलग टाइम लगेगा। यहां से यहां पर आने में आपने देखा डिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा टाइम लगा। यहां पर बड़ी जल्दी दूसरा पार्टिकल मिल गया तो उसको कम समय ही लगा और उसकी दूसरे से कोलिजन हो गई। इस तरीके से कभी टाइम कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, ये भी वहां पर होगा। तो हमने क्या किया कि कौन से टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोले? क्या हम T1 को रिलैक्सेशन टाइम बोले, T2 को, T3 को, T4 को, T5 को? हम किसको रिलैक्सेशन टाइम बोले? दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस। तो हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व किया और सॉल्व करके हमने बोला कि आप कुछ मत करिए, ना तो आप T1 लीजिए, ना T2, ना T3, ना T4। आप सीधे सीधे एक काम करिए, जितने भी टाइम यहां पर इसको लग रहे हैं, बाई चांस मैंने माना इसने n बार दो क्रमागत टक्करों के बीच n बार उसकी टक्करें हुई हैं, n बार उसने इस तरीके से टाइम को लगाया चलने में। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम इन सभी समयों का एवरेज निकाल लेते हैं, औसत। औसत क्यों निकाला पता चला? क्योंकि किसी एक टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कह दें ऐसा हम नहीं कर पाए, क्योंकि कोई समय ज्यादा है, कोई समय कम है। इसलिए मैंने क्या किया, एक तरीका ढूंढा कि आप सारे टाइम्स का क्या कर लें, एक एवरेज निकाल लें। आप एवरेज निकाल लें, फिर वो जो टाइम आएगा उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम हमने किसको कहा? रिलैक्सेशन टाइम हमने बोला इन सभी को एवरेज कर लीजिए। एवरेज के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं, दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। मैं बता देता हूं, आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। हमने डेफिनेशन बनाई, किसी भी चालक के अंदर किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, एक टक्कर यहां तो एक यहां, कोई दो क्रमागत टक्कर लेनी है। ऐसा नहीं लेना कि एक टक्कर यहां वाली लिया फिर एक यहां लिया, ये बीच की दो कोलिजन हमने छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। किसी धात्वीय चालक के अंदर किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच उसके द्वारा लिए गए समय को हम उस मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहते हैं। ये हम इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं। फिर से एक बार मैं बताऊंगा और इसके बाद हम लोग इसको नोट कर लेंगे। किसी धात्वीय चालक में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए औसत समय को ही श्रांति काल कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल कहा जाता है। ओके, तो चलिए नोट कर लेते हैं इस डेफिनेशन को। किसी धात्वीय चालक के भीतर किसी धात्वीय चालक के भीतर किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसी धात्वीय चालक के भीतर किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए औसत समय को ही
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। तो ये हमने रिलैक्सेशन टाइम के बारे में लिखा। किसी धात्विक चालक के भीतर किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए समय को नहीं, औसत समय को ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल कहा जाता है। श्रांति काल को हमने एक सिंबल बनाया, टाउ, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, थोड़ा ध्यान से देखें। टाउ के लिए आपको क्या करना है, इन सभी समयों का एवरेज लेना है। तो हमने T1 लिया। एवरेज कैसे निकालते हैं, आप सभी को याद होगा। आप जब छोटी क्लासेस में थे तो आपको कहा जाता था कि क्लास के सभी बच्चों के एज का एवरेज निकालिए। तो आप क्या करते थे, एजेस को, सभी बच्चों के एजेस को जोड़ देते थे और उसमें जितने स्टूडेंट्स के नंबर होते थे उससे डिवाइड कर देते थे। यही काम मुझे यहां करना है, एवरेज निकालना है। जितने उसको टाइम लगेंगे सारे टाइम्स को मैं यहां पर ऐड कर दूंगा। तो मैं मान लेता हूं कि वो ऐसा चलते चलते n टाइम्स उसने लिए हुए हैं, Tn। दो क्रमागत टक्करों के बीच n बार वो इस तरीके से चल रहा था, और क्योंकि n टाइम्स चल रहा था तो n हमने n से डिवाइड कर दिया। ये इस तरह से ये आ जाएगा श्रांति काल का फॉर्मूला। ओके, तो ये हमने कर लिया श्रांति काल। हाँ, एक चीज बेटा और बता दें, इनकी टक्कर में ऐसा हो सकता है कि किसी मटेरियल में हो सकता है कि एटम्स अगर पास पास हैं और एक दूसरा मटेरियल है जिसमें एटम्स दूर दूर हैं, तो किसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल कम होगा, किसमें ज्यादा होगा। सोचिए थोड़ा सा। जिसमें एटम्स पास पास हैं उसमें श्रांति काल कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर एटम्स पास पास हैं तो जब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेगा बड़ी जल्दी उसकी टक्कर हो जाएगी। अगर एटम दूर दूर हैं तो जब दूर तक चलेगा तब टक्कर होगी, तो उसको ज्यादा समय ले पाएगा। लेकिन अगर एटम्स पास पास हैं तो जल्दी जल्दी टक्कर होगी और उसका श्रांति काल कम हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज्यादा है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बड़ी ज्यादा है तो बड़ी जल्दी वो दूसरे पार्टिकल तक पहुंच जाएगा और टक्कर हो जाएगी उसकी, तो भी श्रांति काल कम हो जाता है। तो श्रांति काल बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। पार्टिकल की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज्यादा है तो भी श्रांति काल कम हो जाएगा। एटम्स अगर पास पास हैं किसी मटेरियल पे तो भी श्रांति काल कम हो जाएगा उसका। एटम्स का साइज अगर बड़ा बड़ा है किसी मटेरियल में तो भी कोलिजन की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं। हाँ, इसमें एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा श्रांति काल के बारे में, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में मैं ये बात करना चाहूंगा कि टेम्परेचर से रिलैक्सेशन टाइम को क्या इफेक्ट होता है। रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है, तो मैं आपको बता दूं, आप भी थोड़ा सा सोचिए, बड़ा इजी है। जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हर फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हर फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी उसकी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो टक्कर बड़ी जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर टक्कर जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे तो बड़ी ज्यादा स्पीड होगी तो बड़ी तेजी से आके यहां टकरा जाएगा और समय उसको कैसा लगेगा, कम लगेगा। तो श्रांति काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या देखा हमने, टेम्परेचर ज्यादा होने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। क्यों, उसका रीजन भी मैंने बताया, यहां पर मैं लिख देता हूं।
टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, एनर्जी बढ़ने से उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, और जैसे ही उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर तक पहुंचने में बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे और उनको समय कम लगेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम मींस टाउ डिक्रीज। तो आप सभी बच्चों को यह बहुत अच्छे से याद रखना है। सिंपल सी एक चीज याद रखें, टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम पर क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। सिंपल सा याद रखना है आपको। ओके, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, ये बहुत पूछा जाता है। अच्छा, अब एक दूसरी चीज कि ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ना, हमने इसको रिलैक्सेशन टाइम क्यों बोला, हमने इसका नाम रिलैक्सेशन टाइम ही क्यों रखा। बहुत आसान है, क्योंकि एक टक्कर के बाद जब वो मूव करना स्टार्ट करता है तो जब तक उसकी अगली टक्कर नहीं हो जाती है तब तक वो किसी से कोलिजन नहीं करता, किसी से टक्कर नहीं करता, किसी से झगड़ा नहीं करता, तो हम बोलते हैं वो रिलैक्स्ड है। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इसका नाम अगर रिलैक्सेशन टाइम रख दिया है तो एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच वो रुका रहता होगा, रिलैक्स में रहता होगा, आराम करता होगा, ऐसा नहीं है। रुका नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता है, चलता है। फिर हमने इसका रिलैक्सेशन टाइम इसीलिए नाम रखा क्योंकि जब एक टक्कर के बाद जब तक उसकी अगली टक्कर नहीं हो जाती है तब तक उसकी वो किसी से टक्कर नहीं करता, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, वो अपने आप को रिलैक्स रखता है। लेकिन रुका हुआ होता है ऐसा नहीं सोचना है आपको, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कोलिजन नहीं करता, किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड नहीं करता, इसलिए उतनी देर तक हम ये सोचते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अभी रिलैक्स्ड है। लेकिन यहां पर रिलैक्स्ड का मतलब वो आराम कर रहा है, बिल्कुल रुका हुआ है, ऐसा नहीं है। चलेगा पर कोलिजन नहीं करेगा, इसलिए ये वाला टाइम का हमने नाम रखा रिलैक्सेशन टाइम। सो आई होप कि आपको रिलैक्सेशन टाइम के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ा था उसका एक्सप्रेशन क्या होता है और किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। ओके, तो हम चलते हैं और हम अनुगमन वेग के सूत्र का निगमन करेंगे। अनुगमन वेग के सूत्र का निगमन। Deriving the formula of drift velocity. ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूले को डिराइव करना चाहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे या मैथमेटिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। मैं बताऊं आपको कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो ये
कोई भी एक इलेक्ट्रॉन आप ले लीजिए, ये किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के उन वेगों का औसत होता है जितने वेगों से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है, अनुगमित होता है। आप याद करें लास्ट क्लास में आपको जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताई गई थी, तो एक उसमें थर्मल वेलोसिटी थी और एक उसके साथ हमने वेक्टर सम किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सभी बच्चों को याद आया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है, ये उसकी थर्मल वेलोसिटी है u, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे उसको चलना है, लास्ट क्लास में हमने इस तरफ चलाया था, तो ये उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती थी और इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता था, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी। हमको क्या करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बार तो ड्रिफ्ट होता नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कई बार ड्रिफ्ट होता है। यहां से यहां तक एक बार ड्रिफ्ट होगा, फिर जब यहां से स्टार्ट करेगा, यहां पर जैसे ही टक्कर होगी उसका वेग 0 हो जाएगा, फिर से वो स्टार्ट करेगा यहां से यहां तक ड्रिफ्ट करते चला जाएगा, फिर जब टक्कर होगी तो स्पीड 0 हो जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगी, यहां से यहां तक ड्रिफ्ट करते चला जाएगा, फिर जब कोलिजन हो जाएगा स्पीड 0 हो जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगी, यहां से यहां तक ड्रिफ्ट करते चला जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अनुगमन वेग किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग है जिससे वह इलेक्ट्रॉन लगातार अनुगमित होता रहता है। आप एक सिंपल से लैंग्वेज में इसको नोट कर सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूं और इसके बाद इसे कैलकुलेट कर लेता हूं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग उसका वह औसत वेग होता है, उसका वह औसत वेग होता है फिर से देखिए यहां पर भी औसत आ रहा है, एवरेज। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग उसका वह औसत वेग होता है जिससे वह इलेक्ट्रॉन लगातार अनुगमित मीन्स ड्रिफ्ट, जिससे वह इलेक्ट्रॉन लगातार अनुगमित अर्थात ड्रिफ्ट होता रहता है। तो इसमें भी बेटा ना हमको एवरेज वेलोसिटी ही चाहिए। अब थोड़ा सा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, कि जब यहां से एक टक्कर यहां पर हुई, उसके बाद जब यहां से वो चलेगा तो यहां से यहां तक जाने में हमको ये पता लगाना है वो कितनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए बेटा हम जानते हैं कि वेलोसिटी का एक इक्वेशन हम देखते हैं, गति के समीकरणों से एक इक्वेशन आपने बनाया है जो कि इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज हम बताना चाहते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन की कोई भी टक्कर होती है तो उसकी स्पीड 0 हो जाती है, उसका वेग 0 हो जाता है। अब वेग 0 हुआ, उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन चला, तो जब टक्कर हुई स्पीड 0 हो गई और फिर से उसने स्टार्ट किया। तो अगर मैं किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का मोशन लेता हूं, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की मैं गति लेता हूं, तो इस गति के लिए प्रारंभिक वेग कितना होगा, थोड़ा सा सोच के बताइए मुझको। फिर से एक टक्कर उसकी यहां पर हुई, यहां के बाद चल के वो यहां तक आया, मैं केवल दो क्रमागत टक्करों के बीच की गति लेना चाहता हूं। इस गति के लिए प्रारंभिक वेग कितना होगा? तो ऑब्वियस है, बड़ा क्लियर है
कि क्योंकि जैसे ही टक्कर हुई होगी इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी कैसी हो गई होगी, जीरो। फिर उसने जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया होगा तो उसका प्रारंभिक वेग कैसा होगा, शून्य होगा। अब अगर किसी पार्टिकल का प्रारंभिक वेग शून्य हो जाए, आप खुद समझ सकते हैं, तब उसके फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी केवल at के बराबर आएगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉन चलते चलते गया, यहां पर उसकी एक टक्कर हुई, जैसे ही टक्कर हुई उसकी स्पीड क्या हो गई, जीरो। स्पीड भी जीरो हो गई, डायरेक्शन भी बदल गई। उसके बाद फिर से उसने जब स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक, आप सोचेंगे अगर स्पीड जीरो हो गई तो स्टार्ट ही क्यों किया। बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार यहां पर वर्क कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स वर्क कर रहा है, उस फोर्स की वजह से वो स्टार्ट करेगा। लेकिन हर कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगी। तो जैसे ही यहां के बाद ये टक्कर हुई, उसकी वेलोसिटी हो गई जीरो, डायरेक्शन भी उसकी चेंज हो गई, फिर यहां से यहां चला। अब अगर मैं इन दो क्रमागत टक्करों के बीच की बात करूंगा तो प्रारंभिक वेग क्या लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहां पर आके तो स्पीड जीरो हो गई थी, अब उसने जीरो स्पीड से स्टार्ट किया है। अगर उसने जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया है, जीरो वेग से उसने शुरू किया है, तो उस सिचुएशन पर अगर उसने जीरो स्पीड से चालू किया तो उसका प्रारंभिक वेग कितना, जीरो। और गति के समीकरण से हम जानते हैं कि यदि किसी भी पार्टिकल का प्रारंभिक वेग जीरो हो जाए तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। अगर प्रारंभिक वेग जीरो हो जाए तो उसकी वेलोसिटी होती है a इंटू टी के बराबर। अब ये a क्या है, आप सभी बच्चे जानते हैं, a है उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, त्वरण, और t है वो टाइम जितनी देर तक पार्टिकल एक्सीलरेट होता रहा है, वो समय जितने समय तक वो पार्टिकल त्वरित होता रहा है, वो समय है t यहां पर। तो गति का समीकरण हमको बताता है कि यदि किसी पार्टिकल का प्रारंभिक वेग जीरो होगा तो उसकी वेलोसिटी हम कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, उसकी वेलोसिटी हम v इज इक्वल टू a इंटू टी से कैलकुलेट करेंगे। a क्या चीज है, a है एक्सीलरेशन ऑफ द मोशन, पार्टिकल जो भी मोशन कर रहा है उसका एक्सीलरेशन त्वरण है। अच्छा, t क्या चीज है, t वो टाइम है, जितने टाइम तक, t वो समय है जितने समय तक वो पार्टिकल त्वरित होता रहा है, वो समय है t यहां पर। ओके, अब इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहां पर आता हूं, आप जानते हैं मुझे वेग निकालने के लिए एक्सीलरेशन भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, ठीक है। एक्सीलरेशन के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक्सीलरेशन के लिए मुझे चाहिए फोर्स। फोर्स से मैं एक्सीलरेशन निकाल लूंगा और एक्सीलरेशन से फिर v तक हम पहुंच जाएंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कितना होगा। ये सभी बच्चे याद रखेंगे इसको। अब मैं इसको यहां से ही इरेज कर देता हूं। विद्युत क्षेत्र E के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, विद्युत क्षेत्र कैपिटल E के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आप विद्युत बल कह सकते हैं, लगने वाला विद्युत बल। लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा है, आज भी मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e, इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल E, इसलिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा -e इंटू कैपिटल E। आप चाहें तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो a vector quantity, while charge of one electron is not a vector quantity, it is a scalar quantity. Okay, so इतना फोर्स हर इलेक्ट्रॉन पर लगेगा और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो फोर्स लगेगा दैट विल बी द
दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा, अब अगर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगेगा तो इस फोर्स की वजह से उसमें एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर स्मॉल m है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण, यहां पर लिखेंगे यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि उसका मास स्मॉल m है, तब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है, तब उसका त्वरण या उसकी गति में उत्पन्न त्वरण, उसकी गति में उत्पन्न त्वरण, त्वरण के लिए A इज इक्वल टू, बेटा आप सभी जानते हैं एक फॉर्मूला पढ़ते थे फोर्स का, मैं यहां पर बता देता हूं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सभी ने पढ़ा हुआ है। देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन? फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन विल बी F अपॉन m। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना? ये वेक्टर F, मास स्मॉल m, बिकॉज मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी हैवंट यूज हियर द वेक्टर ओवर मास। ओके, अब A की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, F की वैल्यू हम नोट कर देते हैं। देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बिकम, F की जगह ये नोट कर देंगे माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m। आप इस पर वेक्टर साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने क्या निकाल लिया? एक्सेलरेशन। और अभी हमने बात की थी कि अगर कोई पार्टिकल, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होगी हर बार वो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा, हर बार उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाया करेगी। अगर हर बार उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाया करेगी तो उसकी वेग को, उसके स्पीड को हम कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे? आप सभी अब समझते हैं, v बराबर a इंटू टी से कैलकुलेट करेंगे। t क्या है? t वो समय है जितने समय तक पार्टिकल एक्सेलरेट होता रहता है। अब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन के यहां से यहां तक आने पे उसकी स्पीड निकालूंगा, फिर मैं यहां से यहां तक आने में उसका वेग निकालूंगा, फिर मैं यहां से यहां तक आने में उसकी ड्रिफ्टिंग निकालूंगा, यहां से यहां तक आने में उसका वेग निकालूंगा। और क्योंकि अनुगमन वेग मुझे मिलेगा औसत वेग करने से, इसलिए सबका एवरेज निकाल देंगे। तो मैं क्या करना चाहता हूं, पहले इसके और इसके बीच मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन की v1 स्पीड थी, यहां पर मैंने मान लिया v2, यहां पर मैंने मान लिया v3। तो अगर स्पीड v1, v2, v3 है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? v1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब v1 इज इक्वल टू वेक्टर a इंटू t1, a इंटू टी से निकालेंगे ना। यहां से जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो यहां तक पहुंचेगा, उसका एक्सेलरेशन सबका a है, लेकिन यहां से यहां तक जाने का समय सबका बेटा अलग अलग है। आप देखें, इसलिए जब ये यहां से यहां तक आएगा तो t1 समय तक एक्सेलरेट होगा, जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो t2 समय तक एक्सेलरेट होगा, जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो केवल t3 समय तक ही एक्सेलरेट होगा, जब यहां से यहां तक जाएगा तो t4 टाइम तक एक्सेलरेट होगा। हर बार उसका एक्सीलरेशन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, चार्ज सेम है, मास सेम है, तो एक्सीलरेशन भी सेम है। लेकिन एक चीज है जो सब हर दो क्रमागत टक्करों के बीच का डिफरेंट है, और वो क्या है? टाइमिंग। आप देखिए, और वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइमिंग आती है। ओके, इसलिए वेलोसिटीज भी अलग अलग मैंने लिया है। तो सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं कि जब पार्टिकल यहां से यहां आया उस समय उसकी वेलोसिटी a इंटू t1, फिर v2 इज इक्वल टू a इंटू t2,
सिमिलरली V3 इज इक्वल टू A इंटू T3। ऐसे करते करते अगर मैं nth, जब ऐसे चलते चलते nवें बार वो चलेगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी के लिए हम क्या ले लेते हैं, Vn इज इक्वल टू वेक्टर A इंटू Tn। तो ये आप बेटा बहुत याद रख लें, आपको ये लग सकता है कि सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो सबकी सेम होगी। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि क्योंकि सबका चार्ज, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड, सबके लिए मास सेम है तो एक्सेलरेशन सेम है। लेकिन बेटा वेलोसिटी में सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं है, उसके साथ टाइमिंग भी है, और हर जगह की यहां से यहां तक के आने की टाइमिंग अलग है, यहां से यहां तक जाने की टाइमिंग अलग है, सबकी टाइमिंग अलग अलग है। तो पार्टिकल जब यहां से यहां तक आएगा तो उसको t1 समय तक एक्सेलरेट होगा, लेकिन जब यहां से यहां तक जाएगा तो केवल t2 समय तक ही एक्सेलरेट होगा। यहां से यहां तक जाएगा तो केवल t3 समय तक ही एक्सेलरेट होगा। यहां से यहां तक जाएगा तो t4 टाइम तक एक्सेलरेट होना पड़ेगा उसको। तो उसके जितनी देर तक वो एक्सेलरेट होता है ना, उसके एक्सेलरेट होने की टाइमिंग अलग अलग है सबकी, इसलिए वेलोसिटी सबकी अलग अलग है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग उसका वह औसत वेग है जिससे वह इलेक्ट्रॉन लगातार अनुगमित होता रहता है। यहां पर यहां से आने में v1 स्पीड से अनुगमित हुआ, यहां पर v2 स्पीड से अनुगमित हुआ, यहां पर v3 स्पीड से ड्रिफ्ट हुआ, यहां पर v4 स्पीड से ड्रिफ्ट हुआ, यहां v5 वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हुआ। पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकलेगी कैसे, एंड वी विल हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज। सो फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, उसके लिए बेटा आप सब जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, v1 प्लस वेक्टर v2 प्लस वेक्टर v3, ऐसा करते करते vn तक आप ऐड करिए, और एवरेज के लिए आप जानते हैं n से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो हम n से ही डिवाइड कर दे रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। मैं बेटा इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह की जरूरत है और मैं उसको यहीं पर सॉल्व करूंगा। अब इन सब की वैल्यूज लिखिए। जब आप इन सब की वैल्यूज लिखेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 ऐसा करेंगे तो सब में से देखिए वेक्टर a सेम है, सबका कॉमन हो जाएगा, सबका वेक्टर a यहां पर कॉमन होके आ जाएगा। Therefore वेक्टर vd विल बी इक्वल टू वेक्टर a हमने कॉमन कर लिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट tn अपॉन n, ये बचेगा क्योंकि सारी वेलोसिटीज आपने ऐड की हैं। t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट प्लस tn अपॉन n। और सभी बच्चे याद करें, अभी अभी आपने इसको पढ़ा है रिलैक्सेशन टाइम, इसकी वैल्यू क्या होती थी, हमने इसको माना था टाउ, रिलैक्सेशन पीरियड को हमने कितना माना था, टाउ माना था, तो हम इसको लिख देंगे टाउ। इधर आप वेक्टर a की वैल्यू यूज कर सकते हैं, वो जो आपने निकाली हुई है। देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकम, a की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन स्मॉल m, ये a की जगह पे लिख दिया, और इस टाउ की जगह पर हमने टाउ लिख दिया। ओके, और इस तरीके से बेटा ध्यान से देखिए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकल कर हमको मिल गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये वेक्टर फॉर्मूला है, आप ध्यान रखें। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की दिशा सदैव, और यहां पर सदिश राशि कौन सी है, केवल E, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। हम इस पॉइंट को लिख देते हैं।
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की दिशा सदैव अनुगमन वेग की दिशा सदैव चालक तार में वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। चालक तार में वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है या विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा में होती है। तो ये नेगेटिव साइन आपको क्या इंडिकेट करता है? ऋण चिन्ह दर्शाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का के अनुगमन वेग की दिशा। बेटा मैं यहां पर इसको थोड़ा सा और यहां पर लिख देता हूं। ऋण चिन्ह या दर्शाता है कि ऋण चिन्ह या दर्शाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की दिशा सदैव चालक तार में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। यह आप याद रखिए। अगर हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये तो वेक्टर फॉर्म है, अगर मैं मैग्नीट्यूड लेना चाहूं तो कितना होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड अगर मैं लेना चाहूंगा तो यहां भी मैग्नीट्यूड में लगाऊंगा, फिर नेगेटिव भी हट जाएगा और ये आ जाएगा आपका E अपॉन m इंटू टाउ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E। आप ऐसे भी अनुगमन वेग के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये उसका स्केलर फॉर्म है, ये उसकी अदिश रूप है। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं E अपॉन m इंटू E इंटू टाउ। ओके, तो ये अनुगमन वेग का हमारा फाइनल फॉर्मूला बना। अब जब अनुगमन वेग के फॉर्मूले को हमने डिराइव कर लिया तो आपको शायद अब समझ में भी आ गया होगा कि अनुगमन वेग किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। आप भी ध्यान से देखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में एक तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो कि कांस्टेंट होता है, ये मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुगमन वेग है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है। आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा? बढ़ जाएगी। ओके, अच्छा, अगर श्रांति काल बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर श्रांति काल घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम पड़ जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इसमें कभी कभी एग्जामिनेशन में आपसे काफी घुमा के क्वेश्चन को पूछा जाता है। कैसे घुमा के क्वेश्चन को पूछा जाता है? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टेम्परेचर के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा। आप देखिए क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। टेम्परेचर के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, सबसे पहले आपको यह सोचना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम पर क्या इफेक्ट आएगा। अभी आपने देखा था टेम्परेचर बढ़ेगा, रिलैक्सेशन पीरियड कम हो जाएगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये सब कुछ याद है तो बड़ी आसानी से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिपेंडेंसी को चेक करके उसका आंसर दे सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। दूसरा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, रिलैक्सेशन टाइम घटने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घट जाएगी। थर्ड, टेम्परेचर बढ़ने से
ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये भी चीजें आपको याद रखना है, और ये उसका वेक्टर फॉर्म है। तो आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये एक फॉर्मूला आया है, दैट इज माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल द सिंबल्स यूज्ड हियर, हियर स्मॉल ई इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, स्मॉल एम एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, कैपिटल ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम है, और उस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हमको मिल जाता है। तो बेटा आज हम अपनी फिजिक्स की क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को डिराइव किया, और हमने रिलैक्सेशन टाइम भी देखा क्या होता है। दोनों ही के लिए एवरेज चाहिए आपको। तो आज हम अपनी फिजिक्स की इस क्लास में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी बहुत अच्छी चीजें पढ़ाई करेंगे, लेकिन अगली क्लास पे करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।